वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में हम लोग टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क का डिटेल से स्टडी किए थे। इसमें से हम लोग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट का भी डायग्राम को देखे थे। आशा करते हैं कि आप पिछला वीडियो देख लिए होंगे, साथ ही साथ उसको नोट डाउन भी कर लिए होंगे। और यदि नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछला वीडियो का लिंक आपको डाल देंगे, उसको जाकर के देख लीजिएगा। उसके बाद इसको अगर देखिएगा तो समझ में आएगा। चलिए टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक का कंटिन्यू करते हैं तो अगला टॉपिक मेरे भाई है कपल। ये कपल क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा। आप अपने आसपास में कपल से घिरे हुए हैं, आपको पता नहीं है। यहाँ पे जस्ट लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कार का स्टीयरिंग की बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक स्टीयरिंग बनाते हैं तो समझ में आएगा। तो ये हमारा एक कार का मान लेते हैं स्टीयरिंग है। ये हमारा क्या है, कार का स्टीयरिंग है मान लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ा देर के लिए तो समझ में आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, एक कार का स्टीयरिंग है। तो ये कार का अगर स्टीयरिंग है तो ध्यान दीजिएगा, इसका एक सेंटर पॉइंट होगा, ये पाइवट पॉइंट। तो यहाँ से स्टीयरिंग कुछ इस टाइप से दिखता है। ध्यान दीजिएगा, स्टीयरिंग आपको हम बना रहे हैं, ठीक है ना। सॉरी, ये आपका स्टीयरिंग है, ठीक है। यहाँ से ये आपका इस टाइप से, ठीक है। तो ये स्टीयरिंग है हमारा, ठीक है। ये आपका स्टीयरिंग है। अब देखिए आगे, इसका जो ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट आपका क्या है, पाइवट पॉइंट है। ये क्या हमारा पाइवट पॉइंट है। पाइवट पॉइंट है जिसको हम लोग सेंटर कहते हैं। तो सेंटर आपको मिल चुका है, ठीक है। अब आप एक काम करो, जैसे कि आप गाड़ी का स्टीयरिंग को पकड़ते हो, ठीक है, ऐसे करके पकड़ते हो। तो ऐसे करके घुमाते हो तो एक फोर्स अपवर्ड रखता है, एक फोर्स क्या होता है, डाउनवर्ड लगता है। मतलब इस एंड में एक फोर्स हमारा अपवर्ड लगा हुआ है, अपवर्ड लगा हुआ है, और एक फोर्स इधर हमारा क्या है, डाउनवर्ड लगा है। तब जाकर के इसके में टर्निंग इफेक्ट निकल रहा है ना, टर्निंग इफेक्ट निकल रहा है, ठीक है। तो देखो कपल का जो डेफिनेशन है कपल का, टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग, पैरेलल फोर्सेस नॉट इन सेम लाइन एक्टिंग ऑन बॉडी बट नॉट इन सेम लाइन, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड कपल। ये जो फोर्स इफेक्ट है इसी को इट फॉर्म में कपल होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे समझ लेना, जैसे कि टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स वर्क इन पैरेलल नॉट इन सेम लाइन। टू यहाँ पे लिख सकते हैं, टू इक्वल एंड अपोजिट, टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्स not in same line working on body it form क्या है, कपल। ये क्या फॉर्म करता है, कपल कहता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आप कपल जो है कि यहाँ पे देखो अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल एंड अपोजिट, टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्स नॉट इन सेम लाइन वर्किंग ऑन बॉडी। ये हमारा एक गाड़ी का स्टीयरिंग है, ठीक है। तो इसमें अगर काम कर रहा है तो इसको ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है दोनों फोर्स का, एफ और एफ का, अपोजिट फोर्स का, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कपल कहते हैं। आप डेली लाइफ में कपल से जुड़े हुए हो। सबसे पहले आप इस क्लासरूम में एंट्री की, एग्जाम्पल को देते हैं आपको, ठीक है। क्लासरूम में अगर एंट्री किए हैं तो डोर को आप पुश किए हैं, डोर को क्या किए हैं, पुश किए हैं। तो पुश किए तो एक इनवर्ड फोर्स लगा, ना मेरे भाई, लग गया ना यहाँ पे। तो जो उसका चौखट है किनारे में, जिसमें क्लैंप के बगल में लगा हुआ है, तो चौखट जो होता है एक तुम्हारे आउटसाइड, तुम्हारे अपोजिट में एक फोर्स काम किया, तभी जाके डोर खुला, वरना पता चला ऐसे ढकला डर ऐसे गिर जाता धड़ाम देनी, ठीक है। तो वहाँ पर भी हमारा कपल फॉर्म हो रहा है। और एक एग्जाम्पल देते हैं, सुबह सुबह आप उठते हो, ठीक है, सुबह उठते हो, वॉशरूम जाते हो, ठीक है। क्या बोला, नहीं जाता है, क्या रे, अच्छा चेहरा धोने जाता है पहले, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चलो तो जब तुम हॉल में जाते हो टेप को ओपन करते हो, ठीक है। तो टेप को अगर ओपन करते हो, ठीक है, तो आप टेप का जो स्पिंडल है उसको अगर क्लॉकवाइज घुमाते हो तो उसका जो नीचे का बाकी का सिस्टम होता है स्पिंडल में जो लगा हुआ है वो अपोजिट लगाता है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी आपका एक क्या है, टर्निंग क्या है, कपल है फोर्स का। उसके बाद तुम लॉक ओपन करते हो, ठीक है। तो की में अगर क्लॉकवाइज लगाते हो तो लॉक आपका एंटी क्लॉकवाइज लगाता है। तो अगर कुल मिला के देखा जाए तो कपल में तुम चारों ओर से घिरे हुए हो, ठीक है। कपल चारों ओर से घिरे हुए। और एक वो चीज़ आपको बताते हैं, ठीक है। इसके बाद एक एग्जांपल हो गया, जैसे कि कोई अगर नट को खोलना है,
ठीक है। तो आप स्पिनर का इस्तेमाल करते हो, तो नट और बोल्ट, जो सीधा वाला रड होता है उसको बोल्ट कहते हैं, उसके ऊपर जो लगा होता है गोल सा उसको बोलते हैं नट। तो नट में अगर आप क्लॉकवाइज फोर्स लगाते हैं तो बोल्ट आपका एंटी क्लॉकवाइज लगाता है, जिसके कारण से नट हमारा ओपन होता है। इसको भी हम लोग कपल कहते हैं। क्या बोल रहा है? अच्छा, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का जोड़ी को भी कपल कहते हैं। तुम्हारा दिमाग खाली अल्टर जगह पे रहता है। फिजिक्स में पढ़ने में मन न लगाओ कि गजब बात कर रहा है तुम। हम पढ़ा रहे हैं फिजिक्स का कपल, एक देखो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कपल समझ में आ रहा है। हाँ, तो वहाँ पर भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, समझ में आ जाएगा। चलो आगे नहीं बताएंगे तुमको, ठीक है। कोई कपल देख रहा तो वहाँ पर भी है, बुड़बक नहीं। चलो कहा कहीं का फिजिक्स हम टाइटल से बाहर रहता है। आगे चलते हैं, चलो ठीक है। बहुत बदमाश है ये लड़का, ठीक है, गधा कहीं का, इधर उधर का बात करता है। चलो फिजिक्स में फोकस करो, गधा नेतन इधर उधर दिमाग लगा रहा है। चलो इधर समझो, ये गाड़ी का स्टीयरिंग है। चलो इसको, इसका बात को ध्यान मत देना यार तुम लोग, ठीक है, बड़ा बदमाश लड़का है, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे जो है टू फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, इसको भी हम लोग क्या कहते हैं? कपल कहते हैं। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, फिर बदमाशी वाला बात मत करना, ठीक है, थपी आएंगे तो आराम। अच्छा चलो ठीक है, अच्छा चीज पूछा। देखो क्या कह रहा है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस को क्या कहेंगे? शैतान है लेकिन क्वेश्चन अच्छा करता है थोड़ा सा, ठीक है, बड़ा नोटी बच्चा है ये। चलो भाई मेरे बहुत नोटी है तुरे, अब इसका एग्जाम्पल मत लेना यार, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो ध्यान दो अब, ठीक है, ज़्यादा कपल पे व्यस्त मत रहो, ठीक है, पढ़ाई लिखाई थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। अच्छा सुना है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं यार, उसको खत्म करो ना उस बात को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो बीच का डिस्टेंस है तो इसको क्या कहेंगे बोल रहा है, ठीक है। तो ध्यान देना, इस बीच का डिस्टेंस में एक डिस्टेंस फॉर्म होता है। देखो यहाँ से अगर देखा जाए तो एक हमारा डिस्टेंस फॉर्म हो रहा है, यहाँ से एक डिस्टेंस फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना, डिस्टेंस फॉर्म हो रहा है। तो इस डिस्टेंस को मेरे भाई हम लोग कहते हैं फोर्स आर्म। इसको क्या कहते हैं हम लोग? फोर्स आर्म कहते हैं, फोर्स आर्म कहते हैं। कोई दिक्कत? इसको हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स आर्म कहते हैं, ठीक है। तो कपल तो समझ में आ ही गया होगा। अब आते हैं मोमेंट ऑफ कपल में। अगला पॉइंट क्या है मेरा? मोमेंट ऑफ कपल की बात है। तो हेडिंग देते हैं पहले, मोमेंट ऑफ कपल। मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ कपल की अगर बात करें, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है, पहले समझो इस चीज़ को, ठीक है। देखो क्या होता है मोमेंट ऑफ कपल, यहाँ पे इस चीज़ को आपको डिटेल से समझना होगा थोड़ा सा, ठीक है, कि मोमेंट ऑफ कपल क्या है। देखो सबसे पहले एक लीवर की अगर बात करें, ठीक है, ध्यान देना, एक लीवर हम लोग बनाते हैं पहले, ठीक है। देखो यहाँ पे एक लीवर है हमारा, ठीक है ना, ये एक हमारा क्या है? एक लीवर है। ये हमारा क्या है? एक लीवर है। ये इंड ए है, इंड ए है हमारा, ठीक है ना, और ये इंड बी है। इसका एक पाइवेटेड पॉइंट होगा ओ, इसको आप ओ मान लो। ये हमारा क्या है? एक पाइवेट पॉइंट है। पाइवट पॉइंट मतलब सेंटर की बात हो रही है, ठीक है, ये हमारा एक पाइवेट पॉइंट है। तो इधर एक फोर्स लगेगा जिसको हम लोग एफ कहेंगे, ठीक है, और इधर एक फोर्स, ये इंड जो बी है, इधर एक फोर्स लगेगा, इक्वल फोर्स, क्या हो जाएगा मेरे भाई? बी होगा, ठीक है, सॉरी एफ होगा। ये भी फोर्स क्या होगा हमारा? एफ होगा। यहाँ पे हम लोग एफ ले लिए, ठीक है। तो टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ये वाला बीच वाला लीवर बन गया। ये जस्ट इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक सिंपल लीवर कह सकते हैं। ये हमारा क्या है? एक लीवर है। ये लीवर्स है हमारा, ठीक है, एक लीवर्स है हमारा, ठीक है। अब ध्यान देना, तो मोमेंट ऑफ इंड ए की अगर बात करें, ठीक है, हम लोग क्या लिख रहे हैं? मोमेंट ऑफ कपल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मोमेंट ऑफ कपल अगर की बात करें तो ध्यान देना, यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स एफ एट इंड ए, ध्यान देना, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो मोमेंट ऑफ फोर्स एफ, मोमेंट ऑफ फोर्स एफ एट इंड ए इक्वल्स टू, ठीक है, इंड ए इक्वल्स टू। तो ध्यान देना, यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारा क्या है? ओ ए है। तो ये फुलक्रम पॉइंट है, यहाँ से रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो मोमेंट निकालने के लिए क्या था? फोर्स इनटू फोर्स आर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एफ इंटू ओ ए, इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं, इसको इक्वेशन क्या कर देते हैं? 1 कर देते हैं। उसके बाद मोमेंट ऑफ फोर्स एफ एट इंड बी, मोमेंट ऑफ
मोमेंट ऑफ फोर्स F एट एंड B। तो B एंड पे क्या होगा, यहाँ पर भी फोर्स F है, ठीक है, और इसका फोर्स आर्म क्या है, OB है। इक्वेशन क्या हो गया, 2 हो गया। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली बात है, ध्यान देना, इसका जो टर्निंग इफेक्ट आ रहा है ये ऐसे घूम रहा है। अगर ऐसे घूम रहा है तो ये क्या है, ऐसे करके क्लॉकवाइज है, मतलब यहाँ पे हमारा जो रोटेशन है वो क्या है, क्लॉकवाइज है, ठीक है। और सॉरी, और यहाँ पर भी हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या है, क्लॉकवाइज है। दोनों के दोनों यहाँ पे क्या है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज रोटेशन है, ठीक है। मतलब ये जो रोटेशन है यहाँ पर भी हमारा क्या है, क्लॉकवाइज है, ठीक है, और ये भी हमारा क्या है, क्लॉकवाइज है, टोटल मोमेंटम की बात हो रही है, ठीक है, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स की बात हो रही है, तो दोनों के दोनों हमारा क्या है, क्लॉकवाइज है। तो एडिंग इक्वेशन 1 and 2, ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, तो टोटल मोमेंट ऑफ कपल, यहाँ पे हम लोग देखेंगे टोटल मोमेंट ऑफ कपल, टोटल मोमेंट ऑफ कपल, तो ध्यान देना F इंटू ओ ए प्लस F इंटू ओ बी की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे F को कॉमन निकालोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, OA प्लस OB होगा, OA प्लस OB होगा। अब ध्यान देना OA प्लस OB की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ये O पॉइंट है, ठीक है ना, OA प्लस OB की बात कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, AB हो जाएगा। मतलब यहाँ पे F इंटू AB को आप यहाँ से यहाँ तक इसको डिस्टेंस D इंडिकेट कर सकता है, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे फाइनली जो निकल करके आएगा, पहले समझ लेना इस चीज़ को, ठीक है, फाइनली निकल करके आएगा यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पे टोटल मोमेंट ऑफ कपल ठीक है, माने कि मोसी मत बोलना, ठीक है ना, टोटल मोमेंट ऑफ कपल इज, ठीक है, तो MOC टोटल मोमेंट ऑफ कपल, तो क्या हो जाएगा, F इंटू डी होगा, क्या होगा, F इंटू डी, जहाँ D हमारा क्या है, ये हमारा फोर्स आर्म है, यहाँ पे D को हम लोग क्या कह सकते हैं, फोर्स आर्म कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसको हम लोग, फोर्स आर्म कह सकते हैं, क्लियर है। मतलब यहाँ पे मोमेंट ऑफ कपल को क्या कह सकते हैं, आइदर फोर्स इनटू द प्रोडक्ट ऑफ आइदर फोर्स टू इक्वल एन अपोजिट फोर्स वर्किंग इन ए लीवर, देन द प्रोडक्ट ऑफ आइदर फोर्स एंड फोर्स आर्म इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ कपल। तो इसका एक सेकंड डिफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे मोमेंट ऑफ कपल का, टू इक्वल एंड अपोजिट force acting on body, then the to equal and opposite force acting on body, then the product of either force and force arm is called moment of couple, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, मोमेंट ऑफ कपल कह सकते हैं। मतलब MOC इक्वल्स टू आइदर फोर्स इनटू फोर्स आर्म, आप इसको कह सकते हो। अच्छा, इसको डिटेल्स इधर लिख देते हैं थोड़ा सा घिसका करके, ठीक है, ताकि समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जगह है, ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे समझ लो इस चीज़ को। यहाँ पे
इसको हम लोग इधर थोड़ा सा मूवमेंट कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा जगह एक लाइन में नहीं आ रहा है। तो एमओसी इक्वल्स टू आइदर फोर्स इनटू फोर्स आर्म हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, मोमेंट ऑफ कपल हो गया। कोई दिक्कत नहीं है? तो नोट डाउन करोगे? कर लो। चलो अब चलो आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन कर लिया? अब अगला जो टॉपिक है मेरे भाई वो है इक्विलिब्रियम बॉडीज क्या होता है? तो पहले ध्यान देना, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सब कुछ साइम में बराबर, कहीं से भी कोई चेंजेज आपको दिखाई ना दे, लगेगा कि वो मोशन में भी है तो मोशन ही कंडीशन में है, रेस्ट में। जैसे टू ट्रेन्स हैं और दोनों का स्पीड अगर एक जैसा रहेगा तो क्या लगेगा आपको? रेस्ट के मोड में लगेगा। जैसे कि दो ट्रेन पैरेलल ट्रैक में एक साथ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों का स्पीड सेम है, तो ऐसा लगेगा कि वो दोनों ट्रेन रेस्ट के कंडीशन में है। तो उसके बीच जो कंडीशन एस्टेब्लिश्ड हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपका एक इक्विलिब्रियम का कंडीशन एस्टेब्लिश्ड हो रहा है। जैसे कि मान लो एक आदमी हमको इधर से पकड़ लिया, ठीक है, एक आदमी इधर से पकड़ लिया, दोनों इक्वल फोर्स के साथ खींचेगा, पुल करेगा दोनों तरफ हमारा, ठीक है, ये भी इधर भी पुल करेगा, इधर भी पुल करेगा, और दोनों इक्वल लगाएगा। तो हम क्या होगा, फोर्स तो मेरे में काम कर रहा है लेकिन हम क्या रहेंगे, एकदम एक ही जगह ऐसे मूर्ति की तरह खड़ा रहेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होगा, स्टेट ऑफ रेस्ट हो गया। फोर्स तो लग रहा है लेकिन स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाएंगे। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट, फिजिक्स के भाषा में हम भी ऑब्जेक्ट हैं, तुम भी ऑब्जेक्ट हो, तुम भी ऑब्जेक्ट हो। फिजिक्स लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स सबको ये ऑब्जेक्ट ही ड्राइव करता है। तो तुम में मेनी फोर्सेस वर्क कर रहा होगा, तुम में भी मेनी फोर्सेस वर्क कर रहा है, तुम में भी मेनी फोर्सेस वर्क कर रहा है, ठीक है। लेकिन उसका जो रिजल्टिंग फोर्स होगा जीरो होगा। रिजल्टिंग फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। मतलब कहने के मतलब अगर तुम रेस्ट के कंडीशन में हो तो मेंटेन स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है। अगर आप मोशन के कंडीशन में है तो ये क्या करेगा, मेंटेन द, मैंने कहता है कांस्टेंट मोशंस, ठीक है। मोशंस को भी वो लीनियर या ट्रांसलेटरी मोशन उसको मेंटेन करेगा। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। एक चीज तुरंत से पूछ रहे हैं, जो इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, फोर्स वर्क कर रहा है तो वो अपने स्टेट को मेंटेन कर रहा है। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट को मेंटेन कर रहा है, अगर वो मोशन में है तो ये मोशन को मेंटेन कर रहा है, ठीक है। तो ये न्यूटन का कौन सा लॉ को डिफाइन कर रहा है, सवाल है, किसको डिफाइन कर रहा है? न्यूटन का किसको डिफाइन कर रहा है? फर्स्ट ध्यान देता है, बदमाशी करता है लेकिन ध्यान देता है। हाँ, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो लॉ ऑफ इनर्शिया है उसको वो डिफाइन कर रहा है, सही बोल रहा है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ को ये एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम बॉडीज की बात अगर करें, any object working several forces, ठीक है, then it produced no change in state of rest or state of linear or translatory motion, that is called equilibrium. Then the body is said to be क्या होगा, equilibrium bodies, ठीक है। देखो तो यहाँ पे इसको कह सकते हैं any object working several force and it produced no change in state of rest or state of linear or translational motion then the body is said to be equilibrium bodies.
इक्विलिब्रियम बॉडीज, मतलब कि उसमें अगर स्टेट ऑफ रेस्ट है तो स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करेगा, और अगर स्टेट ऑफ मोशन है तो स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करेगा। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम बॉडीज कहते हैं। अब यहाँ पे आता है मेरे भाई नेक्स्ट पॉइंट है वो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या है हमारा, टाइप्स ऑफ, काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम कह सकते हो, ठीक है, काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम, काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इसका कितना होगा, टू काइंड्स होगा। क्या है, टू काइंड्स हैं। कितना है हमारा, टू काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम, टू काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम। सबसे फर्स्ट है हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और सेकंड है हमारा डायनामिक, 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 DYNAMIC, डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम आपका कितने टाइप का हो गया, टू टाइप्स का हो गया। अब देखते हैं ये दोनों कौन कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लेना, अगर इक्विलिब्रियम की अगर बात करें, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात करें, तो सबसे पहले हेडिंग दे देते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम का, STATIC, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम की अगर बात करें, समझना है यहाँ पे, कोई भी ऑब्जेक्ट में मेनी फोर्सेस काम कर दो, लेकिन अगर वो रेस्ट की कंडीशन में, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा एक ग्राउंड सरफेस है, ठीक है, ये ग्राउंड सरफेस है, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे इक्विलिब्रियम की अगर बात कर रहे हैं तो पहले समझना, ये मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है इस टाइप से, ये हो गया, ठीक है। अब इस सरफेस से इधर एक फोर्स लग रहा है F, ठीक है, और इस फेस से इधर एक फोर्स लग रहा है F, दोनों एक दूसरे के अपोजिट फोर्स काम कर रहा है। ये भी यहाँ पे पुल फोर्स है, यहाँ पे पुल फोर्स है ना, और यहाँ पर भी ये हमारा क्या है, एक पुल फोर्स है, ठीक है, पुल फोर्स है। दोनों एक दूसरे का अपोजिट पुल करें, जैसे हम ऐसे खड़ा हो गए, एक इधर हमको खींचेगा, इधर खींचेंगे, तो हम क्या होंगे, रेस्ट के कंडीशन में रहेंगे, रेस्ट के कंडीशन में रहेंगे। तो नो चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट में कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कह सकते हैं, ठीक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। तो मैंने ध्यान देना, इसका जो डिफिनेशन होगा तो सिंपल सा बात है, क्या क्या बोल रहे हैं, हाँ, अगर बुक जो सेल्फ में रखा हुआ है तो उसमें भी आपका टू फोर्सेस काम कर रहा है, वहाँ पर भी आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, ठीक है, वहाँ पर भी क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। बहुत अच्छा है, चलो मैं क्या कर रहा है, अच्छा, इसको रेस्ट ऑफ इनर्शिया कह सकते हैं, हाँ, यहाँ पे रेस्ट ऑफ इनर्शिया कम कर रहा है मेरे भाई, हिडन अगर देखा जाए तो रेस्ट ऑफ इनर्शिया कम कर रहा है, क्योंकि वो फोर्स तो लग रहा है लेकिन वो रेस्ट के कंडीशन में। तुम क्या बोल रहे हैं, बैलेंस फोर्स, हाँ कह सकते हो, क्योंकि टोटल फोर्स का जीरो हो रहा था, तभी तो वो रेस्ट कंडीशन में, रिजिड कंडीशन में, रेस्ट यानी रिजिड के कंडीशन में। तो यहाँ पे क्या है, बैलेंस फोर्स काम कर रहा है, कहीं कि इसमें जो टोटल फोर्स का जो सम होगा वो जीरो होगा। सेवरल फोर्सेस की बात हो रही है, टू फोर्स देखा, बहुत सारा फोर्सेस होती है मेरे में, ठीक है, मतलब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बैलेंस फोर्स भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, तो इसका डिफिनेशन को समझो पहले, ठीक है। तो देखो, सेवरल फोर्स वर्किंग ऑन ए बॉडी, सेवरल फोर्स वर्किंग इन ए बॉडी एंड इट प्रोड्यूस नो चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और रिजिड कंडीशन, then the body is said to be static equilibrium bodies, then the body is said to be static equilibrium bodies, वो हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम का बॉडी कहलाएगा, ठीक है। तो देखो, सेवरल फोर्स, इसका डिफिनेशन तो देना, सेवरल फोर्स, सेवरल फोर्स, सेवरल फोर्स वर्किंग, वर्किंग इन बॉडी, इन बॉडी, several force working in body and it produced no change in state of rest
स्टेट ऑफ रेस्ट और रिजिड कंडीशन, rigid condition, then it is said to be, it is the object is said to be, तो body is said to be कह सकते हैं, body are said to be static equilibrium body, स्टैटिक इक्विलिब्रियम बॉडी की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये क्या हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम बॉडी है, मतलब अगर जो रेस्ट के कंडीशन में रहेगा। हाँ, इट इज ऑल्सो डिफाइंड, हिडनली डिफाइंड कर सकते हो, रेस्ट ऑफ इनर्शिया, इट वर्किंग बैलेंस फोर्स। ये किसको इसमें क्या क्या चीज़ है, हमारा रेस्ट ऑफ इनर्शिया है, कह सकते हो रेस्ट ऑफ इनर्शिया, 9th क्लास का है रेस्ट ऑफ इनर्शिया। साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, बैलेंस फोर्स है, यहाँ पे क्या है, बैलेंस फोर्स है। यहाँ पे रेस्ट ऑफ इनर्शिया के साथ साथ क्या है, हमारा बैलेंस फोर्स है। साथ ही साथ यहाँ पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की अगर बात कर रहे हैं तो ये फर्स्ट लॉ है यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ में स्टेट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे हैं, रेस्ट ऑफ इनर्शिया जो होता है इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। रेस्ट ऑफ इनर्शिया का मैंने कि मोशन ऑफ इनर्शिया यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, याद रखना, ठीक है ना। क्या काम कर रहा है, रेस्ट ऑफ इनर्शिया। और साथ ही साथ यहाँ पे हमारा क्या है, एक बैलेंस फोर्स आ रहा है। क्या आ रहा है हमारा यहाँ पे, एक बैलेंस फोर्स आ रहा है। तो ये हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात करता है। कोई दिक्कत नहीं है तुमको रे, कोई दिक्कत है नहीं है ना, चलो ठीक, आगे बढ़े, ठीक है, बढ़ते हैं, चलो। अब देखो हम लोग देखते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब ध्यान देना, अगला पॉइंट जो है हमारा वो डायनामिक इक्विलिब्रियम है। क्या है हमारा, डायनामिक इक्विलिब्रियम। देखते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, पहले इस चीज़ को समझो, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल होता है। देखो डायनामिक इक्विलिब्रियम में हमको दो आदमी, एक मान लो इधर से हमको पुश कर रहा है, अरे इधर से पुश कर रहा है, चाहे पुल कर रहा है, ठीक है, हमको रोकना चाह रहा है, चाहे मेरा स्पीड को बढ़ाना चाह रहा है, लेकिन हम एक फिक्स पीरियोडिक मोशन में, मैंने कि कोई स्पीड में चेंजिंग नहीं होगा, धीरे 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 धीरे, समझ गया। हमारा जो एक्चुअल शुरुआत में स्पीड था उसी स्पीड में हम मोशन कर रहे हैं, ठीक है, एकदम मस्त टाइप से, ठीक है। हमको कितना फोर्स लगा दे, लेकिन मेरा ये जो स्पीड है, इस स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या कह सकते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। आपको सेवरल फोर्सेस लगा दिया जाए आपके ऊपर, ठीक है ना, सेवरल फोर्सेस लगा दिया जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपका स्पीड में यानी लिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, मतलब स्पीड में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, लीनियर और ट्रांसलेटरी मोशन में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, मतलब स्पीड में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में उस बॉडी को हम लोग क्या कर सकते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम कह सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे एनी ऑब्जेक्ट अप्लाइड सेवरल फोर्सेस एंड इट प्रोड्यूस्ड स्टेट ऑफ मोशन, it produced no change in state of motion, that is linear or translatory motion, then the body is said to be dynamic equilibrium। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। धन्यवाद। तो any object working several forces, क्या है हमारा, several force and it produced no change, it produced no change in state of linear or translational
translational motion, no change of state of linear or translational motion, then body translational motion, body is said to be, क्या होगा यहाँ कोमा, body is said to be, body are said to be क्या हो गया, डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो बॉडी को क्या कहेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम के नाम से जानेंगे। क्यों कि इसमें नो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, मैंने कि यहाँ पे जो देखा जाए कि फोर्सेस तो काम कर रहा है, मतलब यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी ऑब्लिक स्पीड, स्पीड क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, क्या हो गया, कांस्टेंट। वेलोसिटी और स्पीड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा अगर हमारा डायनामिक इक्विलिब्रियम है तो। साथ ही साथ इसमें जो एक्सेलरेशन होगा, साथ ही साथ यहाँ एक्सेलरेशन होगा ए, ये हमारा क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है, अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन अगर जीरो होगा तभी जाकर के स्पीड कांस्टेंट रहेगा। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो जाएगा तो स्पीड एक सर्टेन टाइम के बाद इंक्रीज करेगा, हर सेकंड के बाद इंक्रीज करेगा। जैसे कि मान लेते हैं अगर किसी ऑब्जेक्ट में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड है तो हर 1 सेकंड के बाद वो 2 मीटर एक्स्ट्रा कवर करेगा, एक्स्ट्रा कवर करे तो स्पीड उसका बढ़ जाएगा, तो स्पीड तो हमारा कांस्टेंट नहीं ना होगा मेरे भाई। तो जब भी ग्राफ में 9 क्लास में पढ़ाएं, याद करना, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जिसमें v इक्वल्स टू u प्लस at, ठीक है, ये वाला ग्राफ तो याद करो, इस टाइप का ग्राफ था, ठीक है ना, यहाँ पे v और t था, एक ग्राफ ऐसे था, एक ग्राफ ऐसे था, एक ग्राफ ऐसे था, एक ग्राफ ऐसे था, ठीक है। तो ये आपका जीरो वाला, जीरो एक्सेलरेशन का ग्राफ है, ये आपका क्या डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ये क्या है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का। तो ई वाला ग्राफ को सेटिस्फाइड करता है, पढ़ाएंगे वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वीटी ग्राफ जिसको कहते हैं, ठीक है ना। तो मेरे भाई यहाँ पे वेलोसिटी और स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट होता है, एक्सेलरेशन हमारा जीरो होता है। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कर रहे हो, तो मोशन ऑफ इनर्शिया, हाँ नहीं लिखे हैं क्या, नहीं लिखे, चलो ठीक है। तो ये क्या है, मोशन ऑफ इनर्शिया को सपोर्ट करता है, मोशन ऑफ इनर्शिया, मोशन ऑफ इनर्शिया TIA होगा, मोशन ऑफ इनर्शिया को क्या करता है, हमारा सपोर्ट करता है। कोई दिक्कत, तो ये मोशन ऑफ इनर्शिया को सपोर्ट करेगा, मतलब स्टैटिक इक्विलिब्रियम रेस्ट ऑफ इनर्शिया को सपोर्ट करता है और डायनामिक इक्विलिब्रियम मोशन ऑफ इनर्शिया को सपोर्ट करता है, ठीक है। इसमें रिजिड होता है मतलब बैलेंस फोर्स, और इसमें क्या होगा, अनबैलेंस फोर्स होगा, क्योंकि स्पीड है मतलब यहाँ पे क्या, मैंने क्या है, अनबैलेंस फोर्स होगा, यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स कह सकता है, अनबैलेंस फोर्स यहाँ पे वर्क करेगा। साथ ही साथ डायनामिक में हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा और एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा मेरे भाई। कोई दिक्कत, नोट डाउन करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन समझ चुके थे, ठीक है। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, आगे बढ़ें, आगे बढ़े ना, बढ़ते हैं, चलो ठीक है। तो अगला पॉइंट है हमारा कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। यहाँ पे देखो कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। तो कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम में जो फर्स्ट कंडीशन होता है, ध्यान दीजिएगा, किसी ऑब्जेक्ट में बहुत सारे फोर्सेस लगा दो, ठीक है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट में सेवरल फोर्सेस वर्क करो। जैसे कि मान लो ये ऑब्जेक्ट है हमारा, सपोज दैट, ठीक है ना, जो फर्स्ट कंडीशन है इसको समझ लेना। जैसे कि मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इधर से एक फोर्स लगा दो F1, ठीक है, यहाँ पे इसमें फोर्स लगा दो F2, ठीक है, इधर से एक फोर्स लगा दो F3, इधर से एक फोर्स लगा दो F4, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट है। तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा, जो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा बॉडी में, ठीक है, वो अगर जीरो होता है तो ये एक कंडीशन होता है इक्विलिब्रियम का। मतलब सिंपल सा बात है, ये बैलेंस फोर्स की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, बैलेंस फोर्स की बात करता है। तो सबसे पहले इसमें कह सकते हो द रिजल्टेंट ऑफ ऑल एक्टिंग, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, द रिजल्टेंट ऑफ all forces acting on object should be zero
होगा तो ये हमारा एक इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा। मतलब अगर इस फिगर में देखा जाए, मतलब यहाँ पे जो सम की बात हो रहा है तो F1 फोर्स प्लस F2 फोर्स प्लस F3 फोर्स प्लस F4 फोर्स प्लस इक्वल्स टू 0। तो ये जितना भी बॉडी में जो हमारा फोर्सेस लगा था, बॉडी मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट में जितना भी फोर्सेस लगा था उसका सम क्या हुआ, 0 हुआ। तो इसमें एक इक्विलिब्रियम कंडीशन सामने निकल करके आएगा। तो क्या कहेगा, बैलेंस फोर्स। हाँ, बैलेंस फोर्स कर सकते हो, क्योंकि ये तो बैलेंस फोर्स की ही बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, ये बैलेंस फोर्स की बात कर रहा है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, रिजिड कंडीशन में, ये क्या हमारा रिजिड कंडीशन में, ठीक है। अब ध्यान देना, इसके बाद जो कंडीशन नंबर 2 की अगर बात करते हैं, ध्यान देना, कंडीशन नंबर 2 की बात करते हैं, द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग द बॉडी अबाउट द पॉइंट ऑफ रोटेशन इज 0। अगर पॉइंट ऑफ रोटेशन में अगर टोटल मोमेंट 0 होगा तो ये भी हमारा क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम होगा। तो इस देखो, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारा ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम का है, और सेकंड जो वाला है हमारा वो डायनामिक इक्विलिब्रियम का है। तो यहाँ पे कह सकते हैं द अलजेब्रिक सम ऑफ moment of all force acting on the body on the body about the point of rotation यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं, पॉइंट ऑफ रोटेशन about the point of rotation should be 0 तो ध्यान देना यहाँ पे जो हो रहा है, देखो द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट द पॉइंट ऑफ रोटेशन, अबाउट द एक्सिस ऑफ पॉइंट ऑफ रोटेशन भी कह सकते हो, अबाउट द एक्सिस ऑफ, यहाँ पे आप अबाउट द एक्सिस ऑफ पॉइंट ऑफ रोटेशन, यहाँ पे आप एक्सिस ऑफ पॉइंट ऑफ रोटेशन डाल सकते हो, एक्सिस ऑफ पॉइंट ऑफ रोटेशन शुड बी 0 इज कॉल्ड, मैंने कि ये एक कंडीशन हो सकता है जो हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो ये जो कंडीशन है मेरे भाई, ये क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम का। जैसे कि ध्यान देना, यहाँ पे मान लो ये एक डिस्क है, ये हमारा क्या है, डिस्क है। सपोज दैट एग्जांपल को समझना, ठीक है, ये हमारा क्या है, डिस्क है, ठीक है। तो इसका ये सेंटर है हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या है, रोटेशन एक्सिस है। मान लो यहाँ पे स्टेप से इधर एक फोर्स किया है, इधर एक फोर्स किया है, मतलब ये टर्निंग इफेक्ट हमारा क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सेंटर है, हमारा ये क्या हो गया, हमारा एक सेंटर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एक सेंटर हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक सेंटर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो ये सेंटर हो गया, तो ये अगर ऐसे घूम रहा है तो मतलब इसका टर्निंग इफेक्ट ये आ रहा है, ठीक है। तो ये जो लाइन है हमारा, ये जो पॉइंट है, ठीक है ना, यहाँ पे इस जगह की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये क्या है मेरे भाई, ध्यान देना, मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ पॉइंट ऑफ रोटेशन, ये क्या है, पॉइंट ऑफ रोटेशन, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है हमारा, अबाउट द एक्सिस ऑफ पॉइंट ऑफ रोटेशन। इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं मेरे भाई, यहाँ पे ये एक कंडीशन है जो हमारा किसको एग्जिस्ट करता है, हमारा ये क्या बोलेंगे उसको, अरे क्या लिखे हैं यहाँ पे, इक्विलिब्रियम का कंडीशन को एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, ठीक है। इक्विलिब्रियम का कंडीशन को क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। इसके बाद मेरे भाई अगला पॉइंट आता है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट की बात। तो यहाँ पे ये था हमारा कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। अगला पॉइंट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। अगला पॉइंट क्या है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। क्या होगा बोल रहा है, क्या होगा बोल रहा है यहाँ पे, ए। देखो अगर यहाँ पे ए आएगा ना तो वो स्कूल का प्रिंसिपल होगा। इस प्रिंसिपल का मतलब होता है तुम्हारा कोई भी सिद्धांत की बात करें,
थेसिस की बात करें उसकी बात होता है। एएल हो जाएगा तो वो स्कूल का प्रिंसिपल जो होता है, जो जैसे घर का मुखिया, जैसे फादर, तुम्हारे घर का क्या है, प्रिंसिपल है, वो अलग चीज़ हो गया। ये हमारा प्रिंसिपल का मतलब ये हो गया, समझा कि नहीं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पे जब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट की बात कर रहे हैं, द एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ, क्या बोल रहा है, ठीक है, देखो, द एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी about the axis of rotation should be zero. About the axis of rotation should be zero. The body is said to be equilibrium and is called principle of moment. मतलब ये जो सेकंड लाइन का जो डिफिनेशन है, ध्यान देना यहाँ पे, ये सेकंड लाइन का, ठीक है ना, यही हमारा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का डेफिनेशन है। तो ध्यान देना यहाँ पे, if the algebraic sum of moment of all the forces, acting on the body, acting on the एक मिनट रुको, acting on the body about the rotation of, about the axis of rotation should be zero. The body is in the equilibrium. The body is in the equilibrium. And it is called principle of moment, and it is called principle of moment. इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अगर ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है तो यहाँ पे देखो सिंपल सा बात आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, मतलब कि कोई भी डायनामिक बॉडीज हो, ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो, तो उसका जो टोटल मोमेंटम का सम जो होता है, टोटल जो होता है मोमेंट ऑफ फोर्स का जो सम होता है, ठीक है, मोमेंट ऑफ कपल का जो सम होता है वो हमारा क्या होगा, जीरो होगा। मतलब कि क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट और टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट का हमारा सम अगर जीरो होता है तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट भी कह सकते हैं। मतलब ध्यान देना, द सम ऑफ टोटल मोमेंट, द एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल मोमेंट इज शुड बी जीरो, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। इसका एक सेकंड डिफिनेशन कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना, द एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल मोमेंट शुड बी जीरो, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। तो यहाँ पे कह सकते हो द एल्जेब्रिक सम of all moment of body is zero. The algebraic sum of all moment of body is zero, is called principle of moment. प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कहेंगे, ठीक है। इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। मतलब यहाँ पे क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट का सम जीरो होगा, मतलब कि क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा, तब जाकर के जीरो होगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कहते हैं। नोट डाउन कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है, छोड़ दें, नहीं, थोड़ा सा इस टॉपिक को कंप्लीट कर देते हैं, उसको छोड़ देंगे, आगे नहीं बताएंगे। इसके बाद हमारा न्यूमेरिकल है, लास्ट टॉपिक है मेरे भाई। क्या बोल रहा है, लास्ट टॉपिक है ना, छोड़ दें, नहीं
थोड़ा सा देख लो मेरे भाई, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक है, कल हाँ न्यूमेरिकल्स नहीं पढ़ाएंगे, आज न्यूमेरिकल्स नहीं बताएंगे, ये श्योर रहो कल बताएंगे। क्लियर है, एकदम कल बताएंगे, आज नहीं। खाली थ्योरी, कल से न्यूमेरिकल्स होगा, लेकिन थ्योरी को कंप्लीट करने दो आज, ठीक है, कहीं तो बहुत पीछे हो जाएंगे यार स्कूल में भी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, तो अभी हमने डेफिनेशन देखा, ठीक है ना। डेफिनेशन क्या देखा कि जो टोटल मोमेंट्स होगा, जो हमारा कि टोटल मोमेंट्स होगा वो हमारा क्या होगा, जीरो होगा। टोटल मोमेंट्स क्या होगा मेरा, जीरो होगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कहते हैं। मतलब कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर देखा जाए, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ठीक है, ध्यान देना, टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट, टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट, क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है। यही हमारा एक्चुअली में प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है। यही हमारा एक्चुअली में क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है। क्या बोल रहे हैं, एक एग्जांपल दे दें, देख लो। अभी तो वेरिफिकेशन करने ही वाले थे, तुम बोला तो एक एग्जांपल दे लेते हैं, उसके बाद में वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। चलो देखो, जैसे कि मान लो बेटा, ये हमारा एक लीवर है, ये हमारा क्या है, एक लीवर है। जैसे कि डंडी तराजू, देखा ना डंडी तराजू रे, तुम देखा है कहाँ, घर में, हाँ ठीक, जो बाबा सब्जी बेचते हैं, देखो इसका बाबा सब्जी बेचते हैं इसमें, ठीक है, वही वाला है। देखो ये डंडी तराजू, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, रस्सी ठो होता है मेरा भाई, ठीक है ना। इधर एक पल्ला होता है, तो इसमें भी हमारा क्या है, एक वेट लगा हुआ है। तो इधर वेट लगा मतलब यहाँ पे वेट फोर्स है WF, ठीक है, मान के चलते हैं। इधर हमारा इस पल्ला में क्या कहता है, बाट का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें एक वेट आ गया, मतलब फोर्स आ गया। और इधर भी हमारा एक फोर्स, हमारा जो वजन करते हैं उसका F है। ये आपका जो यहाँ पे ये क्या हमारा टंगा हुआ है ऐसे, ये हमारा क्या ऐसे करके डंडी तराजू को पकड़ते हैं ना मेरा भाई। तो डंडी तराजू को पकड़ते हैं, इधर बटखरा का इस्तेमाल करते हैं, और इधर हमारा क्या है, कोई भी जो भी गुड्स को हमको मेज़र करना है उस गुड्स को रखते हैं, ठीक है। और इसमें लोग मेज़र करते हैं। तो ध्यान देना, यहाँ से इसका जो है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या होता है, ध्यान देना। तो यहाँ पे एक चीज़ गौर करना, ये जो फोर्स है, तो यहाँ पे इसका रोटेशन क्या, देखो फोर्स का ये है हमारा, ठीक है, ये हमारा है ना मेरा भाई। और यहाँ पे इसका जो रोटेशन है कुछ इस टाइप से है, ठीक है, यहाँ पे इस टाइप से है ना। तो इस पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, ये देखो ऐसे जा रहा था, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा। और इसमें क्या होगा, ये हमारा क्लॉकवाइज मोमेंट होगा, क्लॉकवाइज मोमेंट होगा, ठीक है, क्लॉकवाइज मोमेंट होगा। तो ये दोनों मोमेंट हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, मतलब दोनों का सम क्या होगा, जीरो होगा। एक प्लस है तो दूसरा क्या है, माइनस है। तो दोनों का हमारा मेजरमेंट्स अगर जीरो आता है तो उसको प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन थोड़ा देर पहले लिखा दिए, अब इसको समझ लेना, कंटिन्यू करना। क्या बोल रहा है, अच्छा देखो बहुत अच्छा चीज़ बोल रहा है, ध्यान देना। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब कोई चीज़ हम मेजर करते हैं सर डंडी तराजू में, ठीक है, ये पैरेलल लॉ ऑफ फोर्सेस पे काम करता है। ये जो स्प्रिंग बैलेंस की बात नहीं करते, वो हुक्स लॉ पे होता है, ठीक है ना, जो डंडी वाला तराजू होता है, ठीक है ना। तो हमारा डंडी तराजू की अगर बात करते हैं, डंडी वाला जो बैलेंस होता है, जो गांव देहात में अक्सर चाहे किसान के पास ये तराजू आपको देखने को मिलेगा, होलसेलर बड़ा इस सब में देखने को नहीं मिलेगा। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, लेकिन किसान आज भी इस जो होता है मेजरमेंट सिस्टम को, जिसको हम लोग पैरेलल बैलेंस कहते हैं, गाँव देहात में इसको डंडी तराजू कहते हैं। क्या बोलता है तुम लोग, डाड़ी बोलता है, अरे इसको डाड़ी भी बोलते हैं। तो चलो, अरे हम लोग को उधर तो डाड़ी जो पानी पीने वाला जो एरिया होता है ना, जैसे छोटा छोटा गुड़िया बोलते हैं, ठीक है ना, जो स्वतः जैसे पानी का स्रोत रहता है, पुराने ज़माने में लकड़ी से उसको पाट करके बनाते, उसको डाड़ी बोलते थे, पानी वाला, ठीक है। अच्छा तुम लोग इसको डाड़ी बोलता है, कोई लोग इसको डाड़ी बोलता है लोग, ठीक है। हम लोग उधर जो है ना, डाड़ी जो होता है, डाड़ी शब्द जो है हमारे झारखंड में, ठीक है, वो डाड़ी जो शब्द होता है, बता दे रहे हैं, जो वहाँ पे पानी का सोर्स बहुत ज़्यादा है, बहुत साफ पानी है, तो उसको लकड़ी, मोटा मोटा पेड़ का जो होता है ना, लकड़ी से उसको पाट दिया जाता था, ठीक है। उस पानी को पीने के लिए यूज़ करता था, तो बहुत ही कम गड्ढा होता, लेकिन कभी सूखता नहीं था, ठीक है। जो हम लोग अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उससे पानी यूज़ करते थे, जब चापाकल नहीं हुआ करता था एसेंट पीरियड में, ठीक है, तो उसको हम लोग डाड़ी कहते हैं, ठीक है। संयोग से मेरे घर के बगल में भी, गाँव वाला जो घर है मेरे भाई, वहाँ पर भी डाड़ी है।
और आज भी वो डाड़ी है, उसका पानी आज भी हम लोग नहाने धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चापाकल लग गया है अलग चीज़ है, लेकिन आज भी वो जो फ्रेशनेस उस पानी में आता है वो चापाकल का पानी में नहीं आता है। इसमें तो रेड मड टाइप से आता है, उसमें एकदम फ्रेश वाटर रहता है। तो आज भी चापाकल का कम यूज होता है और उसी का ज़्यादा यूज होता है मेरे भाई। तो ये बोला कि इसको डाड़ी बोलते हैं। हाँ, इसको हम लोग तराजू बोलते हैं फिजिक्स के भाषा में, ठीक है, हिंदी में, और इंग्लिश में इसको हम लोग पैरेलल बैलेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेलल बैलेंस। तो यहाँ पे ध्यान देना, जब कोई भी वेट को आप मेजर करते हो, दोनों बाट इक्वल्स टू वेट इक्वल हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कहते हैं। यही चीज़ ये पूछा, इसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कहते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये उठाया था यहाँ पे, ठीक है। तो इसका क्लियर हो गया यहाँ पे, हुआ ना रे? हाँ, मतलब कोई भी वेट को अगर आप मेजर करते हो, बैलेंस क्या बोलते हैं, पैरेलल बैलेंस में, अगर हमारा 1 kg अगर बाट है और इधर 1 kg गुड्स है, 1 kg गुड्स है, तो ऐसे कंडीशन में जो वहाँ पे तो क्या कि अगर देखो बाट इधर है तो इधर हमारा क्या बाट वाला क्या है, एंटी क्लॉक हो गया, और इधर हमारा गुड्स है तो गुड्स का मोमेंट हो गया क्लॉकवाइज। तो इन दोनों का जो वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कहते हैं। क्लियर है यहाँ पे? अब देखो इसका वेरिफिकेशन देखते हैं, क्या है वेरिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट की अगर बात करते हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़े, चलो देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा वेरिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, है ना। देखते हैं वेरिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, वेरिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट की अगर बात करते हैं, समझना है यहाँ पे, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसी हम लोग डंडी तराजू की बात करते हैं, ठीक है ना। तो देखो डंडी तराजू में सबसे पहले एक हमारा ये रूफ हो गया, जिसमें हम लोग जो है इस पैरेलल बैलेंस को फिक्स कर देंगे। इस पैरेलल बैलेंस को फिक्स कर दिए, है ना। ये हमारा इसका डंडी हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया हमारा? एक डंडी हो गया मेरे भाई, ठीक है, उसका जो होता है, ठीक है। ये हमारा डंडी हो गया। यहाँ पे ये हमारा फॉलकर मेरे यहाँ पे एक गांठ टाइप से दे देते हैं ताकि ये हमारा बाहर ना निकल सके। ऐसे ही रहता है डंडी तराजू। यहाँ पर आपका जो है इस टाइप से, ठीक है, ये हमारा जो होता है, ठीक है, यहाँ पे इसका हम लोग बाट का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो इंडी है, ध्यान देना, यहाँ पर भी हमारा, ठीक है, इस टाइप से समझ लो इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक वज़न करने वाला रहता है, इसमें भी हम लोग इसमें एक बाट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। इस एंड को हम लोग ए मान लेते हैं, इस एंड को ए मान लेते हैं, और इस एंड को हम लोग क्या मान लेते हैं? बी मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। इधर आप बाट यूज़ किए हो तो इधर हमारा क्या है? वेट W1 है, W1 है, और इधर का वेट हमारा क्या है? W2 है, W2 है। तो यहाँ पे ध्यान देना, इसका जो मास होगा, ध्यान देना, जो हमारा वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से इसका लेंथ जो होगा, मान लेते हैं L1 होगा, ये हमारा ओ पॉइंट है, फुलक्रम पॉइंट है ना। तो यहाँ से यहाँ L1 लेंथ है, यहाँ से यहाँ इसका लेंथ क्या है? L2 है, ठीक है। तो भाई मेरे, जो भी हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स की अगर बात करते हैं, टॉर्क की अगर बात करते हैं, तो सेंटर से हमारा ये डिस्प्लेसमेंट फोर्स आर्म आता है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, नहीं सॉरी, अकॉर्डिंग टू टर्निंग इफेक्ट, अकॉर्डिंग टू टर्निंग इफेक्ट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, टर्निंग इफेक्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टर्निंग इफेक्ट। ध्यान देना यहाँ पे, टर्निंग इफेक्ट की अगर बात करें तो टर्निंग इफेक्ट एट इंड ए, ठीक है, टर्निंग इफेक्ट एट इंड ए, ठीक है। तो टर्निंग इफेक्ट टाउ 1 इक्वल्स टू, ठीक है, टाउ 1 इक्वल्स टू टर्निंग इफेक्ट, टाउ 1 इक्वल्स टू, तो क्या हो जाएगा? W1 इंटू L1 होगा, यहाँ से इसका फोर्स आर्म होगा, इसका वेट है हमारा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? W1 इंटू L1, ये इक्वेशन 1 हो गया यहाँ पे, ये इक्वेशन क्या हो गया? 1 हो गया। इसके बाद ध्यान देना मेरे भाई, यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा घबराने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो टर्निंग इफेक्ट एट एंड ए, बी में है ना, टर्निंग इफेक्ट, टर्निंग इफेक्ट एट एंड बी। तो मेरे भाई यहाँ पे टाउ 2,
टाउ टू इक्वल्स टू, ध्यान देना ये फोर्स है W2, वेट भी हमारा एक फोर्स होता है, हमारा फोर्स होता है ना मेरे भाई, ये हमारा क्या है फर्स्ट फंडामेंटल नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है हमारा, वेट भी हमारा क्या होता है एक हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो ये हमारा W2 इंटू L2 होगा, है ना, यहाँ पे क्या होगा W2 इंटू L2, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा, है ना। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट टाउ 1 इक्वल्स टू टाउ 2 होगा, अकॉर्डिंग टू, देखो यहाँ पे जो है इसका जो रोटेशन होगा ये यहाँ से ऐसे जा रहा है और इसका रोटेशन क्या है यहाँ से ऐसे जा रहा है, मतलब सीधी सी बात है इसका अगर एंटी क्लॉक है, ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, यहाँ पे एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट है, वाइज मोमेंट है ना, और इसमें क्या है क्लॉकवाइज मोमेंट है, क्लॉकवाइज मोमेंट है, ये क्लॉकवाइज मोमेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन सॉरी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, मोमेंट अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, ध्यान देना टाउ 1 इक्वल्स टू टाउ 2, तो इक्वेशन 1 एंड 2 हमारा क्या हो जाएगा W1 इंटू L1 इक्वल्स टू W2 इंटू L2, तो ये हमारा वेरिफिकेशन हो गया, मतलब यहाँ पे क्लॉकवाइज मोमेंट ये आपका क्या है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है और ये आपका क्लॉकवाइज मोमेंट है, मतलब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो आया W1 इंटू L1 और ये जो क्लॉकवाइज मोमेंट आया ये हमारा W2 इंटू L2 आया। अब सवाल है W क्या हमारा वेट फोर्स है, W हमारा वेट फोर्स है, तो अगर इस डिस्क की बात करें तो इसका मास क्या होगा m1 होगा, क्योंकि ग्रेविटी तो सेम है यहाँ पे, ठीक है, और इसका मास क्या होगा m2 होगा। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे W1 का जो वैल्यू होगा वो m1 इंटू जी होगा और W2 का वैल्यू क्या होगा m2 इंटू जी होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो सेम है यहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है, तो डिपेंड किस में करेगा उसका मास पे डिपेंड करेगा, क्या करेगा मास पे डिपेंड करेगा। अगर ये दोनों लेंथ L1 और L2 अगर इक्वल होगा, अभी कंडीशन बताएंगे देखते जाइए, ठीक है। तो पहले यहाँ पे देखो W1 इंटू L1 इक्वल्स टू W2 इंटू L2, मतलब इसका हमारा सेकंड इक्वेशन आप कह सकते हो, ठीक है, इसको M1 L1 G इक्वल्स टू L1 G इक्वल्स टू यहाँ पे M2 L2 G कह सकते हो, G से G कट जाएगा, यहाँ पे G से G कट जाएगा, क्योंकि हम लोग इसको रुको एक मिनट ऐसे नहीं लिखते हैं कन्फ्यूजन हो जाओगे, ठीक है, एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट रुको कन्फ्यूजन हो जाएगा नहीं तो तुम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको हम लोग M1 G1 L1 इक्वल्स टू M2 G L2, G से G कट जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा M1 L1 इक्वल्स टू M2 L2, ये हमारा क्या है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का वेरिफिकेशन है। इसको आप W1 इंटू L1 इक्वल्स टू W2 इंटू L2 को हो चाहे M1 L1 इक्वल्स टू M2 L2 को, बात हमारा बराबर है। क्या बोल रहा है वेट जो लेता, हाँ तो वेट इक्वल होता है, मास कोई जरूरी नहीं कि इक्वल होगा मेरे भाई, बात तो कहते थे ना, मैंने बोला वेट इक्वल है, मैंने मास तो इक्वल नहीं है बोला, ठीक है। हाँ मास कब इक्वल होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मास कब इक्वल होगा बताते हैं। देखो जब ये लेंथ L1 और L2 अगर इक्वल कंडीशन होगा, L1 और L2 का कंडीशन अगर इक्वल होगा, वैसे कंडीशन में मास हमारा इक्वल होगा, मतलब ध्यान देना यहाँ पे L1, ध्यान देना यहाँ पे कंडीशन को समझना, L1 इक्वल्स टू अगर L2 होगा देन M1 इक्वल्स टू M2 होगा, क्योंकि G का वैल्यू तो सेम होगा, ठीक है ना। अब ध्यान देना यदि हमारा यहाँ पे एक कंडीशन है, ध्यान देना, और अगर L1 ग्रेटर है L2 से, L1 ग्रेटर है L2 से, मतलब याद रखना M1 स्मॉलर होगा M2 से, M1 स्मॉलर होगा किससे M2 से, और याद रखना अगर L1 स्मॉलर है L2 से, वैसे कंडीशन में यहाँ पे जो होगा M1 ग्रेटर होगा M2 से। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट तुमने उठाया मेरे भाई, ठीक है, मेरे दिमाग से उतर रहा था, तुमने इसको कॉलिंग कर लिया, इस पॉइंट बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है वेरिफिकेशंस में, ठीक है। कहने का मतलब है इसमें अगर बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, एक चीज़ आपको बताना है, समझो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे देखो ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, तो ये L1 और L2 अगर इक्वल होगा तो वैसे कंडीशन में इसका मास
जी तो देखो ग्रेविटी तो सेम काम करेगा ना, यहाँ पे जो जी है वही जी काम करेगा। तो इसका जो m1 होगा इसका m2 होगा इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखे हैं L1 इक्वल्स टू L2 देन m1 इक्वल्स टू m2 है यहाँ पे। लेकिन अब देखो इस L1 का लेंथ अगर लार्जर हो गया और L2 का लेंथ यहाँ से हमारा स्मॉलर हो गया, देखो L1 लार्जर है L2 स्मॉलर है, तो ऐसे कंडीशन में m1 का मास जो होगा कम होगा, अमाउंट ऑफ क्वांटिटी m1 कम होगा और अमाउंट ऑफ क्वांटिटी m2 ज़्यादा होगा। m2 हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि L2 का लेंथ स्मॉलर है तो उसको बैलेंस करने के लिए चाहिए ना मेरे भाई, तो वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये हमारा एक कंडीशन है। अगर यदि ये L1 का लेंथ अगर स्मॉलर हो जाता है, L1 का लेंथ स्मॉलर हो जाता है, L2 का लेंथ अगर लार्जर हो जाता है, तो वैसे कंडीशन में m1 का मास हायर होगा, अमाउंट ऑफ m1 हायर होगा और अमाउंट ऑफ m2 लोअर होगा, तब जा करके हमारा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट हमारा क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। क्लियर है यहाँ पे, कोई दिक्कत? क्या बोल रहा है? अच्छा, अरे हाँ ठीक, ये बड़ा अच्छा चीज बोला है। बोलता है सर गांव में लट्ठा जो है ना ऐसे ही काम करता है, क्योंकि लट्ठा का जो डंटा होता है, ठीक है, आगे तरफ ज़्यादा निकला रहता है, पीछे तरफ कम निकलता रहता है, ठीक है। पानी निकालने के लिए कुआं में इस्तेमाल करते हैं, हाँ बाबू, वो भी एक तरह का प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट पे ही काम करता है। लट्ठा की बात कर रहे हैं हम लोग, उसको लाठ बोलते हैं, तो लोग क्या बोलता है, लट्ठा बोलता है, ठीक है। हाँ हाँ, पानी निकालने के लिए, जैसे कि क्या होता है ना बेटा, देखो समझ लो, ये बहुत अच्छा चीज़ बताया, ठीक है ना। गांव देहात में हो इसीलिए फिजिक्स को चारों ओर घिरे हुए हो, शहर में आने के बाद तो मोटर आ गया तो बहुत सारा फिजिक्स आदमी भूला गया कि मोटर में कौन सा फिजिक्स अंदर में घुसल देखने को मिलेगा, ऑब्जर्वेशन ही नहीं होता। देखो गांव का बच्चा था, बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल निकाला, लट्ठा। लट्ठा में क्या होता है ना बेटा, ये वाई शेप एक खुट्टा होता है, ठीक है ना, एक बम्बो स्टिक का लंबा सा डंटा रखा होता है, ठीक है ना। अब पीछे साइड इसका जो होता है ना डंटा, अपने इतना लंबा पीछे डंटा लंबा निकलता है, उसमें एक वेट दे दिया जाता है, और आगे जो लंबा वाला हिस्सा होता है उसमें एक रस्सी दिया जाता है, उसमें बाल्टी को जोड़ देते हैं, बकेट्स को जोड़ देते हैं, ठीक है ना। मैंने कि लट्ठा का रस्सी में क्या करते हैं, बकेट्स को जोड़ देते हैं और कुआं में ऐसे ऐसे खींच खींच करके पानी उसमें भर देते हैं। तो इधर का जो पीछे साइड का वेट ज़्यादा होता है, खाली हल्का सा ऐसे पुल करने का रहता है, एकदम कुआं से धड़धड़ा करके पानी ऊपर आ जाता है। तो वो हमारा एक तरह से प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट पे ही वर्क करने वाला वो एक तरह का क्लास ऑफ फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर है बेटा हमारा, ठीक है। आगे जब बताएंगे ना तो लीवर होगा ना, लेकिन हाँ वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट काम कर रहा है, लेकिन वहाँ पे अनबैलेंस कंडीशन में। तो लट्ठा का एग्जांपल हम बताएंगे, जो ये क्लास 1 लीवर होता है, क्या होता है हमारा, क्लास 1 लीवर होता है, घबराना नहीं, वो आएगा मेरा भाई, लट्ठा बताएंगे तुमको, बहुत डिटेल से बताने वाले हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल निकाला था। अच्छा तुम भी देखा है तो बोल का नहीं रहा था, मुँह में करो टेपवा लगा ले कि गजब हाल है, बोल रहा है कि पूछ रहा है, और कोई देखा तो बोले चुपचाप रहता है, टेपो सा डाले कि मुंह में, जब बता रहे हैं तो तुम बोल रहा है, बोलेगा कोई चीज अगर देखा है तो, ठीक है। और कोई देखा है क्या, तुम भी देखा तो काहे ले चुप रहता है रे, खाली एगो को ही कर रहा है। अगर देखे हो तो भाई डिवाइस को बोला करो। लट्ठा देखा है, झारखंड का कॉमन चीज है मेरे भाई, ठीक है। आपको लट्ठा जो होता है, हमारे ये झारखंड जो हमारा 5 परगना क्षेत्र होता है, ठीक है, रांची से सटा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे उधर लट्ठा देखने को कॉमन क्षेत्र है, ठीक है। तो लट्ठा अगर देखे तो बोलना चाहिए ना, एक लड़का बच्चा बोल रहा है बाकी सब मुँह ताक रहा है, अगर तुम भीतर भीतर समझ करके मजा ले रहा है सबका, ऐसा मत करो, ठीक है, मजा मत लो ज़्यादा, तो सजा भी बन सकता है, हो सके कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर ना हो पर फंस जाएगा, ठीक है। एक्चुअली में वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है, क्योंकि वेट उसका इक्वल नहीं रहता है। हाँ अगर वेट इक्वल हो जाएगा ना तो लट्ठा में जो पानी भरेंगे तो ये ना इधर होगा ना इधर होगा, अटका हुआ रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि पीछे तरफ वेट रहता है, बीच में फॉलकम रहता है, इसे हल्का से खींचते हैं ना तो ऊपर उड़ जाता है, एक तरह से वो फर्स्ट क्लास लीवर होता है। तो उसमें भी कहीं ना कहीं हमारा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, मतलब कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट काम करता है। मतलब कि आप, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप चारों ओर फिजिक्स में घिरे हुए हैं, खास करके कपल्स से, मोमेंट ऑफ कपल से, चाहे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से आप घिरे हुए हैं, ठीक है। इससे आप अछूता नहीं है, भले आपका ये नजरिया ना जाता हो, ये अलग बात है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करेगा, कर लो, चलो चलो आगे बढ़े। क्या बोल रहा है, अब नहीं, शुरू में ही बोल दिए थे कि अब आगे नोमेरिकल, एगो नोमेरिकल देख लो रे, एगो नोमेरिकल रे भाई, नहीं देखेगा। क्या बोल रहा है, भूख लग रहा है, एक भूख लगे, नाश्ता नहीं करके आया था कि, अच्छा सुबह ब्रश किया, उठ करके आ गया, चलो कोई बात नहीं, तभी सुबह इसको भूख लगने लगा है, तो अब छुट्टी कर देते हैं, ठीक है। आगे तो जानते ही हूँ करना क्या है।